गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, किस सुलभ रूप के अंदर ये पौधों को प्राप्त होते हैं, मृदा में किस रूप में ये पाए जाते हैं। इस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे थे। आज हम इसी संदर्भ के अंदर एक जो पोषक तत्व है जिसका नाम है फास्फोरस, उसके कार्य और उसके सुलभ रूपों की जानकारी लेते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस की हम बात करें तो ये सुलभ रूप में पादप को किस रूप में प्राप्त होता है, सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। फास्फोरस जो होता है बच्चों वो पौधे के लिए नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। पौधे के लिए जो पोषक तत्व होता है वो नाइट्रोजन के बाद दूसरा पोषक तत्व अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो है आपके फास्फोरस। पौधों की जड़ों के द्वारा फास्फोरस का अवशोषण किया जाता है और ये जो अवशोषण होता है वो बच्चों H2PO4- या HPO4- के रूप में किया जाता है। अपन यहाँ नोट करते हैं कि यह नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक है। नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद अपन बात करें तो पौधे के द्वारा यह मृदा से H2PO4- या HPO4- के रूप में ग्रहण किया जाता है। जड़ों के द्वारा ये अवशोषित होता है और इस रूप में ये मृदा से अवशोषित किया जाता है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस का पौधे में क्या क्या कार्य होता है। यहाँ पर नोट करते हैं कि फास्फोरस का पौधे में कार्य। देखो बच्चों, फास्फोरस जो होता है वो पौधे में क्या कार्य करता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो फास्फोरस जो होता है बच्चों वो पौधे की जड़ों को तेजी से बढ़ाता है, उसे मजबूत करता है, दृढ़ करता है, जिसके कारण उसके जड़ों के द्वारा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित अधिशोषित करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो कुल मिला के अन्य पोषक तत्वों के अधिशोषण की क्रिया को फास्फोरस बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये पादपों की जो जड़ें होती हैं उसको मजबूत बनाता है और इस प्रकार से जो पौधा होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये पादप की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे ये जड़ें अन्य पोषक तत्वों का अधिक अधिशोषण या अवशोषण कर सके, ज़्यादा मात्रा में अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। इसलिए पादप की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी मजबूत ये बना देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें
तो फास्फोरस बच्चों पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण जैसे विपरीत मौसम में जैसे पाला पड़ता है या फिर बरसात ज़्यादा होती है तो उससे बचने की जो क्षमता होती है वो पादप के अंदर विकसित हो जाती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि ये पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिससे पाले जैसी स्थिति का पौधा आसानी से सामना कर पाता है। पाले जैसी स्थिति का जो सामना होता है वो पादप के द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। इसके बाद यदि अपन देखें तो देखो फास्फोरस जो होता है वो पराग निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसे अच्छे से करने के लिए उत्तरदायी होता है, पराग निषेचन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यह है पराग निषेचन की क्रिया को बढ़ाता है। फास्फोरस के कारण पादप के अंदर पराग निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। पराग निषेचन का मतलब होता है परागण के दौरान परागकणों का एक पादप से दूसरे पादप तक, एक पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने की प्रक्रिया पराग निषेचन कहलाती है। फास्फोरस के उपयोग के कारण ही पादप की जो कोशिका विभाजन की जो दर होती है वो अधिक हो जाती है। इस प्रकार से उसकी वृद्धि भी पादप की तेजी से होती है। इस प्रकार यहाँ पर फास्फोरस पौधे की कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है। ये पौधे की कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है। ये क्या करता है? ये पादप की कोशिका विभाजन की जो दर होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे जो पादप होता है उसकी जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होने लग जाती है। फास्फोरस के अंदर बच्चों जो वसा होता है, एल्यूमिन होता है, उसे ठीक स्तर उसको बनाए रखने का काम भी फास्फोरस का होता है। फास्फोरस के द्वारा पादप के अंदर वसा और एल्यूमिन का जो स्तर होता है उसको स्थिर बनाए रखने का काम भी पौधे के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस जो होता है वो स्टार्च को शर्करा में आसानी से बदल देता है। फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही पादप में उपस्थित जो स्टार्च होता है वो शर्करा में आसानी से बदल जाता है। तो यहाँ पर नोट करते हैं फास्फोरस के कारण पौधे में उपस्थित स्टार्च शर्करा में बदल जाता है। स्टार्च जो होता है वो शर्करा में बदल जाता है कब? जब फास्फोरस की उपस्थिति होती है उस दौरान। इसके बाद यदि हम बात करें तो फास्फोरस की उपस्थिति के कारण पौधे के जो बीज होते हैं वो बीज कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं, उनका भार अधिक होता है और फसल भी तेजी से बढ़ती है। फास्फोरस के कारण जो बीज होते हैं वो स्वस्थ और अधिक भार वाले होते हैं। फास्फोरस से फसल के बीज स्वस्थ व अधिक भार वाले होते हैं। फास्फोरस के कारण ही जो बीज होते हैं वो स्वस्थ होते हैं और कैसे होते हैं? अधिक भार वाले होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फसलों के अंदर जो
भूसा होता है अर्थात चारा होता है, उसकी तुलना में जो दाने होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं फास्फोरस के कारण। अपन ने नाइट्रोजन में देखा था कि नाइट्रोजन के कारण जो दाने होते हैं वो कम बनते हैं और भूसा चारा ज़्यादा होता है। यहाँ पर चारा या जो भूसा होता है वो कम बनता है और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण दाने ज़्यादा बनते हैं। फास्फोरस के कारण दाने ज़्यादा बनते हैं चारे या भूसे से। अर्थात पौधे के अंदर जो शारीरिक वृद्धि होती है वो फल जो उत्पाद होता है उसकी तुलना में कम होती है, दाने ज़्यादा होते हैं और चारा कम हो पाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फास्फोरस के कारण जो पौधा होता है उस पौधे की खड़ी रहने की क्षमता अधिक होती है, पादप मजबूत होता है, हवा के झोंके या पानी के कारण वो गिरता नहीं है। इस प्रकार से फास्फोरस के कारण जो पौधा होता है वो लंबे समय तक खड़े रहने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर नोट करते हैं कि इससे पादप में खड़े रहने की क्षमता आ जाती है। इससे पादप में क्या होता है, पादप में खड़े रहने की जो क्षमता होती है वो अधिक आ जाती है पादप के अंदर। अब हम बात करते हैं अन्य कार्य की। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन पौधे के संबंधित फास्फोरस के कारण जो अन्य कार्य होते हैं पौधे पर फास्फोरस के, उनकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है पौधे के अंदर अन्य कार्यों की हम बात कर रहे थे। ये कुछ कार्य फास्फोरस के हो गए थे। अब हम देखते हैं कि साग सब्जियों के अंदर दानों के गुणों में और साग सब्जियों के जो गुण होते हैं उनकी क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। फल सब्जी और दानों के गुणों में वृद्धि होती है। फल सब्जी व अनाज के दानों के गुणों में वृद्धि होती है। फल सब्जी व अनाज के जो दाने हैं, फल और सब्जियां होती हैं या अनाज के जो दाने होते हैं, उनकी जो गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा बच्चों जो फलीदार पादप होते हैं, उन फलीदार पादपों की जड़ों के अंदर जब ज़्यादा वृद्धि होती है तो राइजोबियम जैसे जो सूक्ष्मजीव हैं, जीवाणु हैं, उसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है, जिसके कारण पादप को नाइट्रोजन की पूर्ति भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। कहने का मतलब फास्फोरस की उपस्थिति यदि हम दलहनी फसलों में प्रयोग करते हैं फास्फोरस को, तो वो क्या करते हैं, उसकी जड़ों में वृद्धि कर देते हैं। जड़ों में जैसे ही वृद्धि होती है तो जड़ों के अंदर जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार से फास्फोरस के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा पौधों में हो जाती है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि दलहनी फसलों में फास्फोरस से नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है और नाइट्रोजन की पूर्ति भी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इसके द्वारा होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फास्फोरस के कारण देखो बच्चों क्या होता है, जो फसलें होती हैं उन फसलों के अंदर जो फूल होते हैं वो शीघ्र आते हैं।
जब फूल शीघ्र आते हैं तो फल भी उसके अंदर जल्दी आ जाते हैं, और कहने का मतलब जल्दी ही उसके अंदर दाना आ जाता है। कहने का मतलब फास्फोरस के प्रयोग करने से फसलों के अंदर जो दाने होते हैं वो शीघ्रता से आते हैं, फूल जल्दी आते हैं, फिर वो फल में बदल जाते हैं, फल पकने के बाद दाने तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फास्फोरस के प्रयोग से फसलों के अंदर जो दाने होते हैं वो जल्दी तैयार होते हैं। फास्फोरस के प्रयोग से फसलों में दाने जल्दी तैयार होते हैं। फसलों के अंदर जो दाने होते हैं वो शीघ्रता से तैयार हो जाते हैं यदि फास्फोरस का प्रयोग कृषि कार्यों के अंदर फसलों के अंदर किया जाता है। देखो बच्चों, फास्फोरस जो होता है वो पादप के अंदर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण में भी सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने के कारण ही जो पादप होते हैं उस पादप की अगली पीढ़ी जो होती है, जेनेटिक्स जो कोड होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल के विकास के कारण जब न्यूक्लिक अम्ल अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात अगली पीढ़ी तक भी उनका स्थानांतरण अच्छे से हो पाता है। अर्थात जो वंशानुगति के जो नियम है, लक्षण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अच्छे से पहुंचते हैं फास्फोरस के अधिक उपयोग के कारण। ये अपन ने फास्फोरस के कार्य और उनके सुलभ तत्वों के बारे में चर्चा की है। दूसरा पोषक तत्व एक और अपन देख लेते हैं जिसका नाम है पोटेशियम। यहाँ अपन पोटेशियम की चर्चा कर लेते हैं। पोटेशियम जो पोषक तत्व है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या कार्य है, क्या क्या ये सुलभ रूप में प्रकृति के अंदर पाया जाता है, पौधे इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे जिस रूप में इस पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं वो उसका सुलभ रूप कहलाता है। तो पोटेशियम के सुलभ रूप की अगर हम बात करें तो बच्चों को पता है ये K+ के रूप में पाया जाता है मृदा में, और पादप इसे K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ अपन लिख देते हैं पादप इसे K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटेशियम आयन्स के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। यदि हम बात करें तो पादप के अंदर इसका 1 से लेकर 4% भाग पाया जाता है। अर्थात पौधे के अंदर इसकी एक अच्छी मात्रा होती है। 1% से लेकर 4% तक पोटेशियम पादप के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम पादप में 1% से 4% तक पाया जाता है। पादप के अंदर जो पोटेशियम होता है बच्चों वो 1% से लेकर 4% के बीच पाया जाता है। इस प्रकार से अधिक मात्रा में पादप को पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन देखते हैं पोटेशियम के पादप में क्या क्या कार्य होते हैं। पोटेशियम के पौधे में कार्य। पोटेशियम के पौधे में कार्यों की बात करें अगर हम तो देखो बच्चों, फसलों की जो गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता में वृद्धि करने का काम पोटेशियम आयन करते हैं। सामान्यतः जैसे आलू है और अन्य सब्जियां हैं, उनके गुणों के अंदर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पोटेशियम क्या होता है, अपना काम करता है। तो यहाँ अपन सबसे पहला कार्य रखते हैं कि ये फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। फसल की जो भी गुणवत्ता है, जैसे आलू है, आलू के अंदर क्या है, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, तो उस स्टार्च की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, आयरन की उपस्थिति उसमें है तो आयरन की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। कहने का मतलब जो भी फसल है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का जो काम है वो पोटेशियम का होता है।
इसके अलावा बच्चों फसलों को गिरने से रोकता है, अर्थात उसको फसल को खड़ी रहने में सहायता करता है। उसकी जो वृद्धि होती है उसको स्थिर बनाए रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल जो जलवायु होती है दोनों ही दिशाओं के अंदर फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का काम करता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं ये फसलों को गिरने से रोकता है, ये फसलों को गिरने से रोकता है। इसके अलावा फसलों में विभिन्न जलवायु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। विभिन्न प्रकार की जो जलवायु होती है उस जलवायु के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बनाए रखने का काम पोटेशियम का होता है। फसलों के अंदर सूखा, बीमारी, कीट पतंगों आदि के आक्रमण के प्रति भी क्या बनाता है, वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। सूखा, बीमारी, कीट पतंगों आदि के प्रति भी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। फसलों में सूखा, बीमारी व कीट पतंगों के प्रति भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। पादप के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो उत्पन्न करने का काम करता है कौन? पोटेशियम। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधे के अंदर तत्वों के वहन में भी सहायता करता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उन तत्वों का पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है जिसे अपन वहन बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, उस प्रक्रिया का काम भी पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर नोट करते हैं ये विभिन्न तत्वों के वहन में सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के वहन के लिए भी ये सहायता करता है। इसके अलावा बच्चों फसल के अंदर जो फल होते हैं वो इसके प्रयोग के कारण अधिक संख्या में लगते हैं और शीघ्र ही लग जाते हैं। फसल के अंदर फल अधिक व शीघ्र लगते हैं इसके प्रयोग से फसलों में फल शीघ्र व अधिक लगते हैं। फसल के अंदर जो फल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और शीघ्र ही लग जाते हैं किस पोटेशियम के प्रयोग के कारण। इसके अलावा बच्चों पोटेशियम जो होता है उसके प्रयोग के कारण जो अनाज होते हैं उन अनाज के अंदर जो दाने होते हैं उन दानों के अंदर जो गुदा होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। दाने चमकदार होते हैं और सुडौल होते हैं। सुडौल, चमकदार और अधिक गुदा युक्त दाने तैयार होते हैं पोटेशियम के प्रयोग के कारण। इसके प्रयोग से फसलों के दाने गुदा युक्त सुडौल व चमकीले होते हैं। शाइनिंग उसके अंदर होती है, स्पष्ट रूप से होते हैं और सुडौल होते हैं, शेप उसकी बढ़िया होती है इसके प्रयोग के कारण। इसके अलावा जो पोटेशियम होता है जिसे अपन जनरली भाषा में पोटाश बोलते हैं, ये आपके पत्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तीव्र गति से होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इससे पादप
की पत्तियों की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तेजी से होती है। देखो बच्चों, इसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो भी तेजी से होने लगती है। उसके अंदर भी क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये क्या करता है, ये फलीदार पौधों की जो जड़ें होती है उसको मजबूत करता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इसके द्वारा होने लग जाता है। फलीदार पौधों की जड़ें मजबूत करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण अच्छे से होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है बच्चों वो अच्छे से होने लग जाता है। इसके प्रयोग से बच्चों जो फसलों के शीघ्र पकने की समस्या होती है वो शीघ्र न पकने की समस्या होती है वो भी समाप्त हो जाती हैं। एंजाइमों के क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम भी पोटेशियम करता है। पादप के अंदर जो एंजाइम होती हैं उसकी क्रियाशीलता को भी ये बढ़ाता है, और नाइट्रोजन के जो दुष्परिणाम होते हैं उनको भी रोकने का काम पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ कार्य थे पौधे के अंदर पोटेशियम के। कल अपन एक और तत्व लेंगे और उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।